जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। सिलेबस वाइज सीरीज में जीएस फोर्थ पेपर का इमोशनल इंटेलिजेंस यूज इन पब्लिक सर्विस एंड गवर्नेंस बताने जा रहा हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बौद्धिकता का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने भावनाओं का प्रबंधन कर सकें और दूसरे की भावनाओं का प्रबंधन कर सकें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें और दूसरे की भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकें, दूसरे को यह अवसर न दें कि हमारी भावनाओं का लाभ उठा ले और अपने को यह अवसर पूरा दें कि हम दूसरे की भावनाओं का लाभ उठा लें। सच्चे अर्थों में, गलत अर्थों में नहीं तो ठगी कहलाएगी, मार्केटिंग कहलाएगी। गवर्नमेंट मार्केटिंग नहीं करती है, गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, पेरेंटिस पेरेंटाइज है, मातृ पितृ सम होती है। इसलिए अपने बच्चों की परवाह करने के लिए यानी जनता की परवाह करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम अधिकारियों को करना पड़ता है। जो नए हैं उन्हें बता दूं कि पीसीएस अधिकारी था और आईएएस के समकक्ष रैंक से रिटायर हुआ हूं और वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था 15 साल पहले ही। आज तो 18 से 19 साल के बीच में होने जा रहे हैं। तो सो दैट आई कैन गाइड यू रिगार्डिंग ऑल दीज स्टडीज़, केस स्टडीज़ जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। जीएस के फोर्थ पेपर में एक समस्या दी रहती है बड़ी लंबी सी, फिर उसके जो है लंबे लंबे 3 समाधान दिए रहते हैं। फिर पूछा जाता है कि ए बी सी में से कौन सा सही है। अगर आप कहते हैं बी सही है तो आपको बताना पड़ता है कि बी क्यों सही है और ये भी बताना पड़ता है कि ए क्यों नहीं सही है और सी क्यों नहीं सही है। अगर इनके अलावा डी सही है तो वो बताना पड़ता है। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं इस समय क्लासरूम में क्लास नहीं लेता, ऐप पर पढ़ाता हूँ केवल, तो मैं सिंपली ये बताता हूँ हर समस्या का ये समाधान है। मैं उत्तर कभी नहीं खोजता कि पहले उत्तर देखूं तब आपको बताऊं, बिकॉज मुझे तो पता है ना कि उत्तर क्या होता है। प्रशासन में रहा हूं तो हर प्रशासनिक समस्या से 2-4 हुआ हूं, तो मुझे मालूम है कि ऐसे में क्या करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करने का मतलब है कि एनपीए को हम जीवन में उतारें। एनपीए यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि वैल्यूज इंक्लूजन इन गवर्नमेंट सर्विस यानी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इफ आई इंक्लूड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन बिहेवियर विद पब्लिक, इन डीलिंग विद द पब्लिक, तो हम कहेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवलोक प्रशासन का तात्पर्य यह है कि हम लोक प्रशासन की कठोरता में थोड़ी सी एक लुब्रिकेशन डालें, जिससे कि वो कठोर तो है ही, नियमों का पालन है तो कठोर है, दंडात्मक है, क्वेरिसिव है, पिनिटिव है, तो उसमें हम व्यवहार तो कम से कम मूल्यात्मक रख सकते हैं, वैल्यूएशनल रख सकते हैं। करेंगे हम वही जो नियम कहेगा। इसको मत भूलिए, हम किसी की भावनाओं में आकर नियम छोड़कर उसको असंवैधानिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से हम लाभ नहीं दे सकते। केवल हम उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आपको ये लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। बजाय डांटने फटकारने के, ऊट पटांग बोलने के, हार्श शब्दों का प्रयोग करने के, उससे बदतमीजी से बात करने के, हम पोलाइटली उससे बात कर सकते हैं। बिकॉज वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। हम पब्लिक सर्वेंट होते हैं, यानी कि जनता के सेवक होते हैं। उस जनता के ही पैसे से हमें वेतन मिलता है। तो अपने मास्टर के प्रति, अपने स्वामी के प्रति ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हमें अपने स्वामी के प्रति भी हार्श होना पड़ता है। एक एग्जाम्पल दूं, आजकल जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, आप देखते हैं कि जगह जगह बिल्डर्स ने बना रखा है, गौर सोसाइटी और अजनेरा सोसाइटी और फलाना, नोएडा में दिखाई देते हैं तमाम सारे। बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप अंदर बनी हुई है, सोसाइटी बनी हुई है, एक उसका एक नियम बने हुए हैं। जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं, अगर हम उस सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे ही पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो हमें रोक देते हैं कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, आप डॉग को बाहर इस तरह नहीं टहला सकते, आपके घर में कोई कार्यक्रम है तो आपको अगर वहाँ तंदूर ले जाना, हलवाई को अलाउड नहीं है तो तंदूर नहीं ले जा सकते, फायर का ख़तरा है, कानून बना हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इन सोसाइटीज़ के कानून सरकार के कानूनों से ज़्यादा सख्ती से अमल किए जाते हैं। अब सपोज करिए कोई दबंग आदमी उस सोसाइटी में रहता हो और उसको चौकीदार रोके, मान लो कि वो दूसरी किसी गाड़ी से आ रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, जिस गाड़ी का नंबर सूचित नहीं है उन सिक्योरिटी गार्ड्स को, सिक्योरिटी एजेंसी को, तो वो उसको घुसने नहीं देंगे, उसको पार्किंग में लगवाएंगे। और अगर वो वहाँ पर गोली चलाने लगे या वो वहाँ पर उनको बदतमीजी से बात करने लगे, फिर वो दब जाएं, आगे के लिए हमेशा उस दबंग आदमी को देखकर वो तुरंत रास्ता साफ कर दें। ऐसे ही में फिर
आतंकवादी भी घुस सकते हैं, पूरी बिल्डिंगों को ढहा सकते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी में रहने वाले अभी आज की स्थिति यह है, कुछ शरीफ लोग हैं। हम भारत के लोग जो इस तरह की महंगी सोसाइटीज़ के बाहर रह रहे हैं, बुरा मत मानिए, यहाँ पर अमीर गरीब की बात नहीं है कि अमीर बहुत कल्चर्ड हैं और गरीब बहुत अनकल्चर्ड हैं, ये बात नहीं है। लेकिन जो बात दिखाई दे रही है वो कहनी पड़ेगी कि आज इन सोसाइटीज़ के बीच में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादातर नियमों का पालन करते हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं, उन चीज़ों को मानते हैं। जबकि तनख्वाह उन्हीं के दिए हुए कंट्रीब्यूशन से जो वो 8-10 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं, उसमें से उन चौकीदारों को भी, उन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तनख्वाहें मिलती हैं। अब जरा दूसरी तरफ आइए हमारे राष्ट्र के प्रति, उसमें भी यही होता है। राष्ट्र की बात करें तो हम सब लोग टैक्स देते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए, अगर लिखने की बात हो ना कि हम सब लोग टैक्स देते हैं। हमारे देश में नागरिक जितना टैक्स एवेडर है उतना शायद कहीं नहीं होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के अलावा। कहते हैं हम टैक्स देते हैं, सरकार जब ज़बरदस्ती ले ले तो देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स अगर हमें किसी वस्तु के मूल्य में शामिल हो के ले लिया जाए तो देते हैं, या हम एनफोर्समेंट वाले अधिकारी जैसे कि हम लोग होते हैं, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स वाले, गले में हाथ डाल के निकाल लेते हैं वो टैक्स, तो भले दे दें, नहीं देना नहीं चाहते। मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल है कि मैंने बड़ी कठोरता से टैक्स वसूल किया है इतने बड़े बड़े आदमियों से कि जो एशिया के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनसे ऐसे वसूल करना पड़ा है कि वो देना नहीं चाहते थे। इतनी बड़ी बड़ी शुगर मिलें और तमाम सारे जिन्होंने एलानिया कह दिया था कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, उनसे मैंने वसूल किया है। तो हम टैक्स नहीं देना चाहते, हमारे कल्चर में नहीं। फिर भी चलो हम ये मान लेते हैं सुविधा की दृष्टि से, जैसे गणित में कहा जाता है कि माना कि ये है, ऐसे ही माना कि टैक्स देते हैं। ये टैक्स जो है किसके काम आता है? इस टैक्स से ही सुरक्षा होती है, प्रशासन को इसी से वेतन मिलता है, उस वेतन से ही प्रशासन हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। लेकिन अगर हम उस प्रशासन पर हावी हो जाएं और प्रशासन अगर मूल्यों का प्रयोग करने लगे, अगर प्रशासन विनम्र हो जाए, तो ये भारत की जनता है, ये जनता उसके सर पर सवार हो जाती है। ये बात ध्यान दीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बात बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक गोल्डन सेंटेंस से याद रखिए कि दैट आपको कभी जनता से बात करते समय विनम्रता नहीं त्यागनी है। अधिकारी के रूप में जब आप अधिकारी होते हैं, विनम्रता नहीं त्यागनी है, लेकिन आप कभी भी नियमों से हटके नहीं चलेंगे। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस यही है सबसे बड़ी। हमारी वैल्यूज़ ये हैं कि हम उनसे बड़े प्यार से पेश आएंगे, करेंगे वही। प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं? आपका अगर कोई काम नहीं होना है तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को आप चाहे 4 सुना दीजिए, लेकिन वो यस सर करता रहेगा, आपका दिन शुभ हो बोलता रहेगा, करेगा नहीं वो काम, और साफ कहेगा कि सॉरी सर हम लोग नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ सरकारी अधिकारी डर जाते हैं, उनको डराया जाता है। माफिया, गुंडे, बदमाश, तरह तरह के नेता, ये और वो उन पर हावी हो जाते हैं। सोचिए, जिनको हमने, जनता ने, यहाँ पर मैं हम इस्तेमाल कर रहा हूँ जनता के रूप में, कि जिनको हम जनता के लोगों ने नियुक्त किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, उनको हम दबा डालते हैं, उनके ऊपर हम हावी हो जाते हैं क्योंकि हम नेता हैं, हम पैसे वाले हैं, और हमारे पास में बंदूक है, और हमारे पास में माफियागिरी है, और हमारे पास में हथियार हैं, और हम प्रभावशाली हैं। नेता, कोई बहुत बड़ा नेता हमारे फूफा का, साला का, मौसा का, चाचा का, नाना का भतीजा है, इत्यादि। हमसे ज़्यादा दबंग कोई नहीं, तो हम उसको दबा डालते हैं। हम उस एरिया के विधायक हैं, हम मंत्री हैं, चुना हमने इसलिए है कि वो कायदे से काम करे। या हम व्यापार मंडल के नेता हैं बहुत महान, लेकिन हम उस अधिकारी को काम नहीं करने देंगे क्योंकि वो अधिकारी, हम डरा सकते हैं, उसको धमका सकते हैं। भारत जैसा देश मूल्य सम्मिलित करने के लिए बना नहीं है। अभी 200 साल नहीं हुए गुन्नार मेडल के अनुसार जो वो कहते हैं। अभी हम मूल्यों का इंक्लूजन करें तो बड़ी सतर्कता से करें। अगर हम विनम्र होते हैं तो जो टैक्स चोर है या जो क्रिमिनल है वो समझ बैठता है कि हम कमज़ोर हैं। ऐसा अक्सर होता है लाइफ में कि अगर हम विनम्र हों या हम इग्नोर करें तो अगला ये सोचता है कि हम कमज़ोर हैं। जैसे कभी कभी कुत्ते को गलतफहमी हो जाती है, जो सड़क पर भौंकता है आपके ऊपर, आप उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, तो बाद में वो आपस में कुत्तों की सभा में कहता होगा कुछ
कुत्ता यूनियन टाइप की होगी, कुत्ता एसोसिएशन टाइप की होगी, उसमें ज़रूर बोलता होगा वो कि देखा ये इंसान मुझसे डरता है तो बड़ा भारी पावरफुल आदमी है, तो इतना ऊंचा, इतना इतना प्रभावशाली है, इतना क्वालिफाइड है और इतना ये है, देखो कितनी डिग्रियां हैं इसके नाम के आगे और कितना क्वालिफाइड है, कितना बड़ा आदमी है, कितना धनी है या कितना बड़ा अधिकारी है, लेकिन मुझसे डरता है। मैं जब इससे भौंकता हूँ तो टेढ़ा चल के निकल के चला जाता है, मुझसे कितना डरता है। ये कुत्ते की गलत फहमी है। सच बात यह है कि ये डॉग प्रवृत्ति इंसान में होती है, पशु प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, ये इंसान में होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के दौरान मनुष्य की जो डॉग प्रवृत्ति है उसका हमें ध्यान रखना है। कुत्ता अपमानित करने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये पशु प्रवृत्ति है। मैन इज ए सोशल एनिमल, ही इज एन एनिमल। वो एनिमल तो है बट सोशल एनिमल हो गया है क्योंकि वो समाज में मिलजुल कर उसने अपने रिश्ते नाते बना लिए हैं, बट उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट खत्म नहीं हुई हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। सड़क पर सबसे अधिक जो पशु दिखाई देते हैं, आवारा डॉग्स दिखाई देते हैं और भी पशु दिखाई देते हैं। इनका एक ही काम दिखता है हमें, वही 4 बेसिक इंस्टिंक्ट, भूख, प्यास, नींद और सेक्स, यही 4 चीज़ें दिखती हैं। मनुष्य को इससे ऊपर होना चाहिए। आप अगर सरकारी अधिकारी हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि पशु प्रवृत्ति के मानव जो आपको मिलेंगे वो आप पर भौंकेंगे, आपको डराने का प्रयास करेंगे, आपको काटने का प्रयास करेंगे, आपसे छीनने का प्रयास करेंगे। एनपीए इस्तेमाल मत करेंगे, आप नहीं करेंगे। आप बिल्कुल आप वहाँ सख्त होंगे, कठोर होंगे। दिस इज द डिमांड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये हमारे भावनात्मक बौद्धिकता की मांग है कि हम वहाँ कठोर होंगे। भावनात्मक बौद्धिकता फ्लेक्सिबिलिटी है। हम भावनाओं का इतना इस्तेमाल करें या इतना करें, सामने वाला अगर इतना भी इस्तेमाल करने पर अगर जो है वो हावी होने का प्रयास करता है, सरकारी कार्य में बाधा डालता है, तो हम भावनाओं को ख़त्म कर देंगे। हम एनपीए से पीए पे आ जाएंगे, हम जो है टैक्ट से थंब रूल पे आ जाएंगे, अंगूठा नियम पे आ जाएंगे, यानी कठोर अनुशासन पर आ जाएंगे। रीज़न ये है, प्रशासन चलता है अनुशासन पर। हिंदी का शब्द बहुत उचित है, प्रशासन। अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रांस से आया है और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए एक ही शब्द है फ्रेंच भाषा में। इसीलिए जब फेयोल ने जो पुस्तक लिखी तो उसके अंदर उन्होंने जो भी लिखा है तो वो 2 तरह से समझा गया। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक बार ट्रांसलेशन हुआ और एक बार उसी पुस्तक का ट्रांसलेशन हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लोगों ने कह दिया कि उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में कोई फ़र्क ही नहीं है। बच्चों, फ्रेंच भाषा में ही इनके लिए कोई फ़र्क नहीं। फ्रांस में कलेक्टर नहीं होता, प्रीफेक्ट होता है और वो जिला का प्रबंधक होता है। जिले की परिभाषा वहाँ अलग है, डिपार्टमेंट की परिभाषा वहाँ अलग है। कभी गूगल सर्च करके पढ़ना। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव जैसी उत्तम संस्थाएं वहाँ पर हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ की उदात्त परंपराएं और वहाँ की ऊंची परंपराओं तक अभी हम पहुँच ही नहीं सके। हम तो अभी उसी पशु प्रवृत्ति के मानव की कैटेगरी में हैं। हम सब लोग, वी द इंडियंस, उस मानव की, क्योंकि हमें टैक्स की चोरी करना है, हिंसात्मक है, हम दूसरे का हक छीनना चाहते हैं, हमारे अंदर नागरिक सेंस नहीं है। भरे बाजार में, कंजस्टेड मार्केट में टेढ़ा स्कूटर खड़ा करना या टेढ़ी बाइक खड़ी करना आप इंडिया में ही देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं विदेश कभी नहीं गया, लेकिन मैं जितने लोग विदेश जाते हैं मैं उनसे बहुत सारे प्रश्न मेरे सेट है, मैं उनसे पूछता जरूर हूँ। तो आप केवल यहाँ देखेंगे कि टेढ़ी करके ट्रैफिक जाम पड़ा रहेगा, लोग हॉर्न देते रहेंगे, अगला आदमी दुकान पर खड़ा सामान खरीदता रहेगा लेकिन आके अपनी बाइक सीधी नहीं करेगा। और अगर आप कहें तो इरिटेट होंगे थोड़े, आप इरिटेटेड टोन में कहेंगे भाई किसकी बाइक है, क्या है, तो चौड़े होके आएगा और कहेगा मेरी है, कर ले, क्या करता है, नहीं हटाता। ये प्रवृत्ति है इंडियन की। तो ये कौन सी प्रवृत्ति हुई? आप स्वयं इसको नाम दे दीजिए, इसको कौन सी प्रवृत्ति कहें। इन पर शासन करना होता है हमें। हम जब प्रशासक होते हैं तो इन पर शासन करना होता है। 2-2 कौड़ी के गली मोहल्ले के नेता आकर आपको धमकाने का प्रयास करते हैं, है ना, इसलिए क्योंकि वो नेता हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के फटकारते हुए आ रहे हैं, है ना, कभी कभी कोई अलग अलग रंग की टोपी भी लगा लेते हैं और आपको धमकाने का प्रयास करते हैं। आपके इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड करें। शहीद होने के लिए आप नहीं आए हैं, अवॉइड करें। रीज़न ये है, हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि जब आप निर्णय लेते हैं तो आपको काम चलाऊ निर्णय लेना होता है। बाउंडेड रैशनैलिटी है ये।
बाउंडेड शब्द ही उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरे हिसाब से अंग्रेजी भाषा के हिसाब से ये गलत शब्द है, बाउंड होना चाहिए, है ना, बाइंड, बाउंड, बाउंड। बाउंडेड शब्द मेरे हिसाब से फिट नहीं है, पता नहीं क्या क्यों किया उन्होंने, बट उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया बाउंडेड रैशनैलिटी, प्रतिबद्ध तार्किकता, निबद्ध तार्किकता। हिंदी का शब्द अच्छा लगेगा। हम नियमों का पालन करेंगे, लेकिन ऐसे में कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी पड़ती हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। दूसरे शब्दों में गोलमैन ने तो जो भी डिफाइन किया वो तो गोल गोल हो गया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो समझने के लिए तुम्हारे लिए बहुत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है टैक्टफुलनेस। आप अगर कितने टैक्टफुल हैं, और कभी कभी तो मैं कहूँगा कितने श्रूड हैं। जिन लोगों को श्रूड को मीनिंग नहीं पता तो वो श्रूड एक बार डिक्शनरीज देख लें। इसका एक फीलिंग है इस शब्द का, शातिर नहीं है ये, लेकिन श्रूड एक अलग फीलिंग है। तो कितने आप श्रूड हैं। आपको प्रशासन में रहकर एक ही काम करना है कि सरकार की नीतियों का ये निकेन प्रकारेण बाई हुक और बाई क्रोक आपको पालन करना है। कभी कभी पीछे हटना पड़ता है, रिट्रीट, और कभी कभी बढ़ के आगे जो है दहाड़ मार के दबोच लेना पड़ता है। दोनों काम करने पड़ते हैं। जब हम सड़क पर होते हैं, प्रशासन का आधे से ज़्यादा समय सड़क पर जाता है। हिंदी के शब्द बड़े विचित्र हैं, अंग्रेजी और हिंदी के। अगर मैं कहूँ कि रोड साइड केस स्टडी तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कहें सड़क छाप केस स्टडी तो बड़ा अजीब सा लगता है। ये अनुवाद करने वाले की मूर्खता होगी कि अगर वो इसका अनुवाद ये करे कि सड़क छाप। इसको हम कह सकते हैं कि जो सड़क के मामले हैं केस स्टडी के, वो मामले। सड़क छाप कहना हिंदी में गलत शब्द होगा। ऐसे ही मान लीजिए हम कह सकते हैं, लिखा होता है किताबों में, CAG इज़ द वॉच डॉग एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, वॉच डॉग, है ना। अब अगर उसको हिंदी में हम कहें रखवाला कुत्ता संस्था है तो कैसा लगेगा। हमारे यहाँ कुत्ता अपमानजनक शब्द है, तो रखवाला कुत्ता कहना ठीक नहीं लगेगा। लिखा होता है CAG शुड नॉट बी ग्रे हाउंड, ही शुड बी ए वॉच डॉग ओनली। एक किताब में इसका ट्रांसलेशन लिखा था कि उसको भौंकने वाला कुत्ता नहीं, रखवाला कुत्ता होना चाहिए। कितना गलत लगता है, अपमानजनक लगता है। मैंने उसका ट्रांसलेशन लिखा है कि उसको प्रहरी होना चाहिए, प्रहारी नहीं, प्रहार करने वाला नहीं, प्रहरी होना चाहिए। ये अनुवाद उचित होगा। इंग्लिश में कहूँ कि मैंने कुछ बच्चों को, चुने हुए बच्चों को, कुछ सेलेक्टेड लोगों को अपने ग्रुप में लिया है ना। और हिंदी में कहूँ उसी का अनुवाद, कुछ छटे हुए लोगों को मैंने अपने ग्रुप में लिया हुआ है। अर्थ बदल गया ना। तो ये यहाँ पर लगे हाथों ये भी बता दिया मैंने कि भाषा से अर्थ बदल जाता है। कुछ मूर्ख होते हैं कि जो रोड साइड केस स्टडी को सड़क छाप कह के मजाक बनाते हैं। तो सिद्ध मूर्खता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का तात्पर्य कुल मिला के इतना है कि हम अपनी और दूसरे की भावनाओं पर नियंत्रण कर सकें। वंस अगेन मैंने ये दोहराया, जनता की भावनाओं पर हमें नियंत्रण करना है। क्यों? शासक हम हैं, जनता नहीं। शासक हम हैं, यस शासक हैं डेफिनेटली। सुल्तान, बादशाह, काजी, खलीफा सब हम हैं। प्रशासक, अधिकारी, नेता तो आज आया कल चला गया। मजाक की एक बात बता दूं, थोड़ा बीच में मुस्करा भी लो, है ना। मुंह बना के पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमारे गुरुजी कहते हैं परमहंस योगानंद जी कि योग करने का अर्थ ये नहीं है कि मुंह लौकी जैसा बना ले, मुंह लटका के हर समय जो है गंभीर रह के ज़बरदस्ती। अरे हंसो मुस्कराओ यार। तो एक छोटी सी बात बता दूं यहाँ पर कि जब कभी हम सामने वाले को देखते हैं तो अपने मन में खुश होकर देखें। ये सोच के देखें कि अब ये कुछ कहेगा तो कुछ फ़नी कहेगा। अगर सामने वाला ऐसे में अगर फ़नी नहीं कहता, कुछ मायूसी वाली बात कहता है, मूर्खतापूर्ण बात कहता है, तो तब भी हंसी आएगी। और अगर वो फ़नी बात कहता है तो आएगी आएगी। तो यानी आपको खुश होने का बहाना चाहिए। मूर्ख अगर मूर्खता करे तो भी खुश हो जाओ, और गंभीर आदमी अगर गंभीरता से बात करे तो मेरी बात याद कर लो। देखो मुंह को लौकी बना रखा है, मुंह लटका रखा है बिना मतलब के। इतना काहे को मुंह लटका रखा है भाई। प्रसन्न होना सीखो, हर सिचुएशन को एंजॉय करना। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस सिंपली। इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें जनता को ये ध्यान रखना है कि हम ही सब कुछ हैं, शासक हम हैं, शासक वो नहीं है। सॉवरेंटी लाइज इन द पीपल बट दे गिव देयर सॉवरेंटी टू वी पीपल, यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स। उन्होंने हमें दे दी, अब तो हमारी हो गई। अब जब दे ही दी उन्होंने शक्ति, अब तो हमारी होगी। सुल्तान तो हम हो गए। जब हम सुल्तान हो गए तो हमें अपनी बादशाहत बरकरार रखनी चाहिए।
बादशाह बादशाह होता है, परवाह नहीं करता है। तो पहली बात तो यह है कि जनता को हमें मूल्यों से टैकल करना है व्यवहारात्मक तरीके से। याद रखो, वैल्यूएशनल, बिहेवियरली वैल्यूएशनल, व्यवहारात्मक रूप से मूल्यात्मक होना चाहिए हमें। यस सर, आइए। सर तो कहते नहीं है अधिकारी किसी से, मैं सीनियर्स को, बुजुर्गों को हमेशा कहता था कि आइए अंकल जी या वगैरह। जैसी उम्र थी मेरी तो वो लोग अंकल जी की श्रेणी में थे तो कहता था, बड़े भाई हुए तो बड़े भाई के तौर पर। तो मूल्य प्रयोग करिए। आइए बैठिए। कोई बहुत परेशान आ रहा हो तो अरे क्यों परेशान है, आप बहुत थके दिख रहे हैं, क्या एक कप चाय पीना पसंद करेंगे? वो गदगद हो जाएगा, धन्य हो जाएगा आप उसको जब एक चाय ऑफर करते हैं। वैसे तो फंड मिलता है लेकिन वो कभी यूटिलाइज नहीं होता, बाबू लोग खा जाते हैं सब उसे। उस फंड को कोई कभी अधिकारी यूटिलाइज नहीं कर पाया आज तक। वो अलग कहानियां हैं, उन पचड़े में अपना पड़ी अभी। आप अपने पॉकेट से भी चाय पिला सकते हैं। एक परंपरा कभी मत डालिए जो मेरे डिपार्टमेंट में, इस व्यापार कर, वाणिज्य कर वगैरह, नाम इसे कुछ भी दे दीजिए, इसका चरित्र नहीं बदलने वाला है। इसके अंदर एक परंपरा है कि व्यापारी आएगा, अधिकारी ने चाय मंगाई, व्यापारी अधिकारी ने मिलकर पी, सारे चपरासी बाहर चाय सुड़क रहे होंगे। जब व्यापारी निकलेगा तो उससे पैसे मांगेंगे, लाला जी पैसे देते जाओ, आपने चाय पी थी ना अभी। ये बहुत गंदी परंपरा है। चपरासियों से कहिए बुला के, अगर उन्हें चाय पीनी है तो आपसे कहें, वो खुद ही नहीं कहेंगे 10 बार। आप उनसे कहिए कि अगर व्यापारी को मैं चाय मंगाता हूँ तो 2 कप चाय आएगी या 3 कप चाय, जितनी भी आएगी वो पेमेंट मैं करूँगा। और याद रखिए कि आपको तुरंत पेमेंट करना है, वरना इतना बड़ा बिल आपका आएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँ, क्योंकि उसमें पूरा ऑफिस पी रहा होगा चाय। ये भी ध्यान रखिए। ये कभी मैं फिर बताऊंगा कि ऑफिस की कार्यविधि कितनी भ्रष्ट है, कितनी भ्रष्ट है। राहत इंदौरी साहब से कहलवाइए तो 4 बार कहेंगे कितनी भ्रष्ट है इतनी भ्रष्ट है। उसको कहानी फिर कभी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें उनसे प्यार से पेश आना। ये नहीं कि सबको शुरू से जो है चाय का सदाबर्त लगा दिया कि लंगर खोल दिया, सुबह से खाना खिला रहे हैं उनको, ये नहीं करना है। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, कोई बात है, उसकी सुनिए। उसकी अगर किसी ने नहीं सुनी है तो आलोचना ना करिए कि मुझसे पहले वाले अधिकारी, वो कहेगा कि आपसे पहले वाले अधिकारी ऐसे थे ऐसे थे। नहीं नहीं, वो छोड़िए बात, आप अपनी बात बताइए। अब तो मैं हूं और आप हैं, बस पिछले से क्या मतलब है, दैट्स ऑल। रोड साइड पर सड़क छाप जो केस स्टडी होती है, वो रोड साइड पर हमारा व्यवहार अलग होता है। हम दौड़ाते हैं, पकड़ते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, डंडे भी दिखाते हैं, गोली भी चलाते हैं। कभी कभी मेरे सामने हुआ है कई बार। यहाँ ग्रेटर नोएडा में धड़ाधड़ गोलियां चली हैं, मेरी जीप से भी और उधर से भी। मैंने सिपाही हमेशा मैं लेता था, यंग एंड एनर्जेटिक। वो लोग नहीं लेता था जो बिल्कुल कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, जिनकी बंदूकें भी काम नहीं करती। खूब चलिए तबीयत से। उधर से उन लोगों ने, इधर से एक तरफ बंदूक है दंदन, एक तरफ थी गोलियां। क्या क्या था वो बस इतना नहीं हुआ कि मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, वो नहीं हुआ। शहीद कोई नहीं होने दिया। टैक्टफुल हैंडलिंग है, सिंपल सी बात ये। वैल्यूएशनल इन बिहेवियर, ये सब तो होता है, स्वाभाविक होगा ही। जब आप जिस पद पर हैं तो उसकी तो जो ड्यूटीज हैं वो तो आपको करनी पड़ेंगी। अगला नहीं मान रहा है तो छोड़ेंगे थोड़ी। जब शक्ति दी है सरकार ने ये काम करने की तो वो तो करेंगे, छोड़ थोड़े ना देंगे। लेकिन यथासंभव ये नहीं कि सीधे देखा और दाग दिया, ये तो नहीं करेंगे ना। डराएंगे, हमारे ही लोग हैं ना, जनता के लोग हैं, डराएंगे। बिगड़े हुए लोग हैं तो डराएंगे उन्हें। वो तो भी एक अंतिम स्थिति होती है जब कुछ और करना पड़ता है। कुल मिला के क्या है कि आप इमोशंस में बहेंगे नहीं। You will show a calculated emotion, calculated behavior, just like when you enter the aircraft and the air hostess smiles at you. वो तुम पर फिदा नहीं हुई बच्चे कि वो स्माइल कर रही है आते ही। ऐसा नहीं तुम बड़े भारी हैंडसम हो गए, तुम्हारे ऊपर फिदा होकर तुमसे कह रही है आइए। ऐसा नहीं है।
दिल के दरवाजे नहीं खोले हैं, एयरक्राफ्ट का दरवाजा खुला है, अपनी सीट पे बैठ जाओ, बेल्ट और बांध लेना जिससे वो चक ना पाओ, समझे ना। उतने ही रहिए। आपकी मुस्कुराहट, आपकी वैल्यूज उस एयर होस्टेस से सीख लीजिए कि जो केवल मुस्कुराती इसलिए कि मुस्कुराना उसकी ड्यूटी में सम्मिलित है। आपको भावनाओं का उतना ही प्रयोग करना है जितना आपकी ड्यूटी में सम्मिलित है। ये नहीं कि व्यापारी घर चले गए दारू पीने के लिए, भाभी जी के हाथ की दाल खाने के लिए। एक अधिकारी थे, वो खिचड़ी खाने जाते थे भाभी जी के हाथ की, जाने कितनों के हाथ की खिचड़ी खाई है, उनके हस्बैंड्स को पता ही नहीं खिचड़ी कितनी खिचड़ी पीछे भी खाते थे। ये हालत थी उनकी। ये सब नहीं करना है। आई बात समझ में? डिड यू अंडरस्टैंड? Emotional intelligence. Show emotions, not be flooded with emotions. Show only. Emotions should look like to be original and genuine, but they should never be in your heart. Emotions should be in your mind, not in your heart. Heart भूल जाओ, दिस इज गवर्नमेंट सर्विस। हृदय की आवश्यकता नहीं है, हृदय की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड ए हार्ट हियर, यू नीड ए माइंड हियर, ब्रेन हियर। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, और कैसी भी केस स्टडी आप समझ जाएंगे। मेरे गोल्डन सूत्र याद रखेंगे। यू आर एन ऑनेस्ट एंड फियरलेस ऑफिसर, यू आर ए टैक्टफुल ऑफिसर, यू शो इमोशंस बट यू नेवर फील इमोशंस। आप अपने भावनाओं का लाभ दूसरे को नहीं उठाने देते हैं, और मौका पड़ते ही दूसरे की भावनाओं का लाभ उठा लेते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। आपके सारे प्रश्न प्री मेंस के सही हो जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिए, डरिए मत। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।